हेलो। हेलो। हाँ? हेलो। देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहा था और आज आपका केवल लेक्चर दिया जाएगा। लिखवाया कल जाएगा। मैंने एक दिन लेक्चर दिया जाए, फिर आपका कुछ हो जाए तो उसको दूसरे दिन लिखवाया जाए। ये आपका और सब्जेक्टों में भी यही नियम जल्दी ही लागू होगा। आपका जैसे टीपीए हुआ, थोड़ा हो जाए तब। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अब तक आपको क्या बताया गया है वो एक बार दोहरा दिया जाए। और जो लोग भाई नए आए हैं, आपका पुराने वीडियो देख लें और एक बार कम से कम जितना पढ़ाया गया है आपका ज़रूर कवर करें। आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन हमने बता रखी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास कैसे हुआ ये हमने बताया था। फिर आपका राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कराई थी। और आपका पिछले लेक्चरों में एक दो आपका यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हमने कराई थी। 8 सम्मेलन हम लिखवाए थे, जिसमें कि जो लास्ट सम्मेलन था वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन। यहाँ से आपका काफ़ी क्वेश्चन बना है उत्तराखंड यूपी में। क्वेश्चन का मॉडल भी याद रखना है। क्वेश्चन ये बना है कि यूएनओ की स्थापना किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई, तो आपका क्या जवाब रहेगा? सैन फ्रांसिस्को। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष भी आ चुका है 2 बार, तो लॉर्ड हैलिफैक्स ने। अस्थाई मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लेक ससेक्स में। अस्थाई मुख्यालय कहाँ बनाया गया? आपका न्यूयॉर्क में। आपका फिर पूछा गया है कि मूल सदस्य देश कितने थे, यानी कि कितने देशों ने इस बहुपक्षीय संधि या चार्टर पर साइन किया, तो मूल कितना बताया गया था? 51। 50 देश पहले साइन किए लेकिन एक देश बाद में किया, वह हो सकता है पूछ ले, पोलैंड। इसके बाद आपका ये नामकरण भी कभी काल पूछा जाता है कि यूएनओ नाम किसने दिया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। ये याद रखना है। फिर आपका एक आर्टिकल और बताया गया था 1110, वो भी सतर्क रहना है। 1110 में ये बात थी कि ये चार्टर तभी लागू होगा जब 51 देशों में से 2/3 देश की संसद इस चार्टर या संधि को अनुमोदित कर दे, ओके कर दे। और ओके ही न करे बल्कि रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन जो लेटर हैं, रेटिफिकेशन जो लेटर या पत्र है वह कहाँ भेज दे? यूएनओ के मुख्यालय में। तो जो जिसमें कि 5 अस्थाई सदस्यों द्वारा आपका इस
इस संधि का अनुसमर्थन भी शामिल है। तो तुरंत यही पॉइंट याद रखना है, ये जो कोटा है ये दिया गया है कि जिस तारीख को ये कोटा पूरा हो जाएगा उसी तारीख को यूएनओ क्या ले लेगा, जन्म। तो भाई किस तारीख को ये कोटा पूरा हो गया, तो 24 अक्टूबर 1945। अतः यूएनओ की स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ ये भी 4-5 बार क्वेश्चन आया, गलत न हो, कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945। अब हो सकता है आगे जाकर पूछ ले कि कुल कितने देशों ने इस तारीख तक रेटिफिकेशन लेटर भेज दिया था, तो मैं लिखवाया था कल, कुल 34 देश भेजे थे, यानी कि 51 में कितने देश इस तारीख को भेज चुके थे, 34। तो 2/3 का कोटा पूरा, तो ऐसी दशा में यूएनओ क्या आ गया, अस्तित्व में। अब आगे बढ़ा जाए, आपका यूएनओ के बारे में कुछ सामान्य बातें फिर बताई जाए और तब आपका इस संगठन के बारे में आगे बढ़ जाए। इसको लिखवा जाएगा भाई, आज लेक्चर केवल सुनिए। देखिए, जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की बात है, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक बहुपक्षीय संधि का परिणाम है। क्यों हम बहुपक्षीय संधि कह रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल 1-2 देश नहीं संधि किए, टोटल 51 देश सैन फ्रांसिस्को में मिले, एक संधि तैयार की गई, एक विलेख तैयार किया गया, एक दस्तावेज तैयार किया गया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और सभी देशों के प्रतिनिधियों ने उस डॉक्यूमेंट पर क्या किया, साइन। अतः ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसी संधि का परिणाम है, द्विपक्षीय की बहुपक्षीय, बहुपक्षीय। अब ये आया कि ये जो बहुपक्षीय संधि है, तो जो यूएनओ है, जो इसका चार्टर या विलेख या दस्तावेज है, उसमें आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो यूएनओ के चार्टर में याद रखिएगा कुल 19 या 19 अध्याय हैं और कुल आर्टिकल या अनुच्छेद कितने हैं, 111, यानी कि 111। ये अच्छे से तैयार रखिए। लगभग कुल शब्द कितने हैं, 10,000। कल मैं बताया था कि मुख्य अंग कितने हैं, 6, और यहीं से पिछली बार 2 क्वेश्चन बना था जो कल हमने बता रखा है। इसके बाद आइए, यहाँ से एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको शुरुआती दौर में 2 अभी क्वेश्चन निकालने हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यूएनओ का कौन सा ऐसा प्रमुख अंग है जिसका अपना अलग चार्टर है, चार्टर यानी कि उसका अलग संविधान है, अलग संविधान मतलब स्टैट्यूट अलग है, यानी कि उसके लिए अलग से कानून बनाया गया है। तो वह आपका जवाब रहेगा न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर एक बार याद रखिए, 2-3 बार ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा ऐसा पार्ट है, मेन पार्ट, जिसका अपना संविधि है, चार्टर हैं, अलग से चार्टर हैं यूएनओ के अलावा, तो क्या मार कर आएंगे, आपका जवाब रहेगा न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब उसमें आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उसमें जो अनुच्छेद रहेंगे वह केवल अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से रिलेटेड रहेंगे। जजों की नियुक्ति कैसे होगी, इनको हटाया कैसे जाएगा, जज कार्य कैसे करेंगे, आपका कोरम कितना होगा, कितने दिन पर रिटायर होंगे, कहाँ लिस्ट भेजी जाएगी, इत्यादि बातें उस कानून में डिटेल में हमें क्या करनी है, पढ़नी है। यानी कि केवल यूएनओ का चार्टर ही नहीं बल्कि एक और चार्टर पढ़ना है, कौन सा, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से 5 और इधर सामान्य से कितने, 10। इसके बाद एक और न्यायालय गठित हुआ है, वो भी बता दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय।
तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है वो भी हमें पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। चाहे यूपी हो, चाहे आपका मने उत्तराखंड जे हो, एलएलएम हो, कहीं भी हो, एक क्वेश्चन वहाँ से भी बन रहा है। तो उसको भी हमें अच्छे से देखना है, जो अलग को अलग बना है। सबसे पहले तो जज ही बन जाता है, और हमेशा एक बार तो ये दोनों क्वेश्चन जे में आ गया था और लोग गलत करके आ गए, यानी कि इधर का उधर और उधर का क्या इधर। अब आइए इधर का उधर करा दिया जाए, तब इसको बताया जाए। जैसे कि सीआरपीसी में आप सेक्शन पढ़े होंगे, आपका गलतियों का प्रभाव, यानी कि मिस्टेक का क्या इफेक्ट होगा, और सेक्शन आपका 215 यानी कि 215, उसमें एक गलती होती है कि हैदर बख्श वाले मामले में खुदा बख्श वाले गवाह आ जाते हैं, और खुदा बख्श वाले मामले में हैदर बख्श वाले, तो सब क्या हो जाता है, उलट पुलट, उल्टा उल्टा हो जाता है। तो उसी प्रकार गलती की पूरी संभावना रहती है। दिमाग फिर मैं लिखवा दूंगा आगे। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम जजों की संख्या कितनी है, तो 15 मारिएगा, और हल्का सा चेंज कर दे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जजों की संख्या, तो आप मार कर आइएगा 18। अब ये ना कहेगा कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ज़्यादा है, ज़्यादा किस में है, अपराध न्यायालय में। और फिर आपका सुप्रीम कोर्ट में पूछ ले, अभी पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जजों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो आपका 34 है। आपका एक सीट ही अब खाली है, 33 जज नियुक्त भी हो गए हैं। आपका ये भी क्वेश्चन आ चुका, अभी कहीं कंपटीशन में आया था। इसके बाद आपका हाई कोर्ट में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है, तो यही इलाहाबाद हाई कोर्ट। कितने जज हो सकते हैं, 160। सबसे बड़ा है ये, है नहीं, 100 से कुछ अधिक हैं। अभी भी तमाम सीटें क्या हैं, खाली। तो 4 एंगल से पढ़िएगा, फिर मैं एक बार दोहरा दूं। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम कितने जज हो सकते हैं, 15। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में 18। यही गलती होती है, एक बार जे में दोनों आ गया तो जिसका सही हुआ दोनों, और गलत हो गया तो क्या है, दोनों, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में पूछ दे तो अधिकतम कितना है, 34। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट, इलाहाबाद, कितना है, 160 हो सकते हैं। तो नहीं, वो अलग बात है। अगला देखिए भाई, आपका ये दूसरा पॉइंट देखिए, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि जो ये यूएनओ का चार्टर है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन गलत न हो तो पैक्टा संट सर्वेंडा, फिर याद रखिए, खूब क्वेश्चन बनता है इस पर, अभी हम बताएंगे डिटेल में। यूएनओ का जो चार्टर है वह एक सिद्धांत पर आधारित है, पैक्टा संट सर्वेंडा। अभी हम पैक्टा संट सर्वेंडा का जो सिद्धांत है, यह जरूर याद रखिए, पूछा गया है। एंजिलाटी ने दिया था, किसने दिया, एंजिलाटी, लिखवा देंगे हम। और ये एंजिलाटी कहाँ के थे, इटली के। तो आखिर पैक्टा संट सर्वेंडा का मतलब अब पूछा जाता है, तो एक लाइन शुरुआती दौर में मतलब याद रखिए कि पक्षकार जो भी आपस में ट्रीटी करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, उन एग्रीमेंटों का, उन समझौताओं का वे पालन करेंगे। यानी कि जो 51 देशों ने आपस में मिलकर संधि की हैं, 51 देशों की बाध्यताएं हैं कि वो इस चार्टर का क्या करें, विरोध करें कि समर्थन करें, विरोध नहीं। यानी कि जो ट्रीटी आपस में ये लोग किए हैं, उन ट्रीटी के तहत जो ऑब्लिगेशन हैं
उनका क्या करें, पालन। और इसी पर कौन आधारित है, आपका कह सकते हैं कि यूएनओ का चार्टर। यूएनओ का बेस ये है, रट कर जाएगा, किसने दिया था और कहाँ के थे ये, इटली। आइए, इस प्रकार आपका जो सामान्य बातें थी समाप्त हुई। अब यूएनओ चार्टर शुरू किया जाए। और यूएनओ चार्टर में चूंकि 111 आर्टिकल हैं, तो इसमें आपका 50 से 60 आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं। भाई पूरा तो नहीं पढ़ा जा सकता, न पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं 50 से 60 अनुच्छेद आपको क्या करना है, तैयार करना है। सबसे पहले आइए, आपका जो यूएनओ चार्टर में दिया गया है वह प्रियम्बल दिया गया है। अब देखिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और आपका सतर्क रहना है। आपका क्वेश्चन का पहले मॉडल निकाल लिया जाए। पिछली बार जो क्वेश्चन बना था, एक तो आपका प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका दी गई है बिना अनुच्छेद के। आर्टिकल 1 में पूछा गया था, यही आपका आर्टिकल 1 में आपका जो उद्देश्य दिया गया है, पर्पज, और आर्टिकल 2 में प्रिंसिपल दिए गए हैं। अनुच्छेद एकदम रट्टा होना चाहिए, मिलाने के लिए पिछली बार आया था कि यूएनओ के किस आर्टिकल में आपका यूएनओ के पर्पज या उद्देश्य दिए गए हैं, तो आर्टिकल 1। अब 8 आर्टिकल तक अभी हम तैयार करवा रहे हैं, इसी को पहले डिटेल में हमें पढ़ना है। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है, प्रयोजन या प्रिंसिपल या कुछ सिद्धांत हैं। जैसे कि टीपीए में आपने पढ़ा कि अंतरण के सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से लेकर 53A, 5 से लेकर 53A। तो ये क्यों दिए गए हैं टीपीए के सिद्धांत, कि जब भी आगे ट्रांसफर किया जाएगा अध्याय 3 से 8 तक में, यानी कि विक्रय पट्टा इत्यादि, तो इन सिद्धांतों का वहाँ क्या किया जाएगा, पालन। तो सेक्शन 2 हम बताएंगे, जहाँ की कुछ आपका प्रिंसिपल दिए गए हैं, और वहाँ भी 7 प्रिंसिपल हैं, और 7 में जो सिद्धांत हैं वो पढ़ना है। और जे में मिलाने के लिए आया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो एक चार्ट हम बनवा देंगे और 7 को क्या करेंगे, एक जगह एकत्र करवाएंगे लास्ट में। और वो प्रयास, अगर चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत इधर से न हो, तो जो बारीक बातें बताई जाए उसी पर केवल गौर करिए। सामान्य बातें तो भाई सभी लोग कर ले जाएंगे। आर्टिकल 3 में ओरिजिनल मेंबर कौन होंगे, तो अभी बताया ही गया था, कितने ओरिजिनल मेंबर, आपका 51। मूल सदस्य कितने थे। अब नए सदस्यों का प्रवेश तो आर्टिकल 4, सदस्यों का सस्पेंशन यानी कि निलंबन तो 5, और निष्कासन तो 6, और आपका मुख्य अंग कितने हमने बताए, 6। तो किस आर्टिकल में मुख्य अंग का उल्लेख है, 7। किस आर्टिकल में, 7। और आर्टिकल 8 में स्त्री और पुरुषों के बीच समानता होगी, यानी कि आपका यूएनओ के किसी भी कार्य में किसी भी पद पर जब नियुक्ति की जाएगी, तो वोमेन और मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान पूछ सकता है नया, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस आर्टिकल में आएगा, 8 में। तो ये अध्याय 1 में आप बताया जाएगा एक एक करके डिटेल में। जैसे आइए सबसे पहले हम प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल में जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देशिका में कौन सा प्रावधान नहीं है। अब कौन है पहले ये जानिए, उसके बाद कौन नहीं है तब बताया जाएगा। देखिए आपका को फिर दूसरा क्वेश्चन भी निकाल लिया जाए। यूएनओ का कौन सा ऐसा अंग है जिसके चार्टर में
कोई प्रियम्बल नहीं है, ये भी पूछा जाता है। तो फिर एक बार तैयार रखिए, जो ये न्याय जो ये न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अनुच्छेद तो उसमें दिए गए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कोई प्रियम्बल नहीं है। तो किस अंग के चार्टर में कोई प्रियम्बल नहीं है? अगर दे दे यूएनओ, दे दे न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो किसमें उद्देश्य का प्रावधान नहीं है या नहीं दी गई है? तो ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उद्देश्य का नहीं है उसमें कोई। उद्देश्य का को आगे बढ़ाया जाए। आखिर प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल क्यों दिया जाता है, और भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल है उसको हम देखेंगे, और तब यूएनओ के प्रियम्बल को एक एक शब्दों को देखा जाएगा। किसी भी कानून में प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका देने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि वह कानून किन लक्ष्यों या किन एमों या किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया, उन उद्देश्यों का सार में मतलब कि संक्षिप्त में वर्णन प्रियम्बल में किया जाता है। अतः प्रियम्बल को गागर में सागर कहते हैं या कुंजी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भारतीय संविधान कैसा होगा, आप बताइए, और अगर कोई व्यक्ति प्रियम्बल के एक एक शब्दों का अर्थ जान ले और उसका अर्थ जान ले, तो वह जान जाएगा कि आखिर इस संविधान में किसका उल्लेख होगा, ये जान जाएगा। इसीलिए प्रियम्बल को अभी बिहार में पूछा गया, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहा जाता है, कि या कुंजी कहिए, क्रोड कहिए। दूसरा ये, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में आपका आत्मा आजकल पूछी जा रही है कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल को 2 लोगों ने आत्मा कहा है संविधान का, सोल कहा है, और वह 2 लोग हैं जस्टिस हिदायतुल्लाह और पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान के उद्देशिका को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। तो जहाँ जहाँ आत्मा हो, परमात्मा से मिला देना है, तो आत्मा आपका उद्देशिका में मिलेगी। फिर पिछली बार बिहार पूछा भी गया था, आत्मा और हृदय, आर्टिकल 32 को किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो भाग 3 है DPS, नीति निर्देशक तत्व, वह राज्य की आत्मा है। ग्लैनविन ऑस्टिन ने कहा था, ग्लैनविन ऑस्टिन। आगे देखिए भाई, प्रियम्बल क्या कहता है, उद्देशिका में कह करके देखा जाए। पहला शब्द देखिए अब यूनो चैप्टर का, वी द पीपुल ऑफ UNO, यानी कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। अब तुरंत इसी पर अटैक करना है। वी द पीपुल, जैसे कि भारतीय संविधान में क्या लिखा है, पहला वाक्य क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो आपका चूंकि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका ने किया, और अमेरिका ने लिखा वी द पीपुल ऑफ, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी का देखा देखी आपका UNO चार्टर में भी ये लिखा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। और भारतीय संविधान में भी लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब तुरंत दिमाग आपको यहाँ क्लिक करना चाहिए। फिर आइए संधि कराइए। आप ये कहेंगे कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह तो 51 राज्यों ने संधि करके बनाया, तो ये संगठन तो मुख्य रूप से
राज्यों का संगठन है, लेकिन आपका प्रियम्बल में वी द पीपुल ऑफ यूएनओ लिखा है, यानी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग क्यों लिखा है, क्यों नहीं राज्य लिखा गया। इसकी आलोचना की जाती है कि जब स्टेट का संगठन है, व्यक्तियों का नहीं है, तो क्यों लोग लिख दिया गया। तो इसको समझना पड़ता है। देखिए इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। इसका पीपुल इसलिए लिखा गया कि जो स्टेट बनते हैं वह लोगों से बनते हैं, और लोग स्टेट को बनाते हैं, सरकारें चुनते हैं, और सरकारें यूएनओ में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः अगर हम लास्ट पोजीशन पर देखें तो राज्य का निर्माण लोगों द्वारा ही होता है। अतः ऐसी दशा में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों का उल्लेख प्रियम्बल के पहले शब्द में किया गया है। लेकिन इसकी आलोचना की जाती है और कई विद्वान ये कहते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, आपका स्टेट होना चाहिए, राज्य, लोग की जगह, लेकिन लोग लिखा है। तुरंत आ जाइए भारतीय संविधान पर कोरिलेट करिए। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ कई मतलब निकलता है और संविधान में पढ़ा जाता है। पहला मतलब निकलता है कि हम ही संप्रभु हैं, सावरेन हम हैं। दूसरा मतलब निकलता है कि इस कानून का निर्माण, इस संविधान का निर्माण वी द पीपुल ऑफ इंडिया ने किया, यानी कि किसने किया, भारत के लोगों ने। तीसरा मतलब कि भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया के आगे सब लिखा है पंचौरा, आप देख सकते हैं। यानी कि सारा पंचौरा क्या किया है, लिखा है, और आप पढ़ सकते हैं एक एक शब्द का अर्थ। देखिए उद्देशिका में भाई आगे 4 उद्देशिका में बता दिया जाए, 4 बातें बताई गई हैं। उन्हीं 4 बातों को हमें देखना है। पहली बात देखिए, 51 देशों ने क्या संकल्प लिया। आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के प्रकोप से बचाएंगे, जिन्होंने हमारे जीवन काल में मनुष्यता को अकथनीय दुख दिया है। यानी कि 51 देशों ने, आपका इस बात पर 51 देश रजामंद हो गए प्रियम्बल में कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें हम युद्ध से या वार से क्या करेंगे, बचाएंगे। क्यों बचाएंगे, क्योंकि हमने सेकेंड वर्ल्ड वार देखा है और मानवता शर्मसार हुई, मानवाधिकारों का घोर वायलेशन हुआ और लोगों को अकथनीय दुख सहना पड़ा। इसलिए अब हम ये उद्देशिका में ही रखते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने देंगे। ये पहला आपका क्या है, प्रियम्बल में बातें। और यहाँ तक तो भाई यूएनओ सफल ही रहा कि थर्ड वर्ल्ड वार अब तक नहीं हुआ है। अफगानिस्तान के मामले में हो सकता था, लेकिन अमेरिका अपना कदम क्या कर लिया है, पीछे खींच लिया है। और इधर आपका चीन और रूस इसी ताक में थे कि अमेरिका को कैसे नीचा दिखाया जाए। और ये सही बात है कि तालिबान को हथियार से लेकर गोला बारूद इत्यादि जो सपोर्ट किया गया है, एक तो पाकिस्तान ने किया, दूसरा चीन ने भी अंदर अंदर किया, और रसिया की भी मिली भगत कुछ लग रही है। लेकिन ये सब गुप्त रूप से किया जाता है, ओपन नहीं। याद रखिए सब क्या होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हंसाई होगी, इसलिए गुप्त रूप से किया जाता है कि कोई जान न पाए। नहीं तो आप समझिए कि इतना हथियार गोला बारूद विश्व के कई देशों में नहीं है जितना कि तालिबान के पास है इस समय। ये मैं बता दूं, इतना गोला बारूद बंदूक बम है कि आपका। लेकिन एक बात और भी याद रखिए, अगर कोई देश किसी दूसरे को गोला बारूद देता है तो मान के चलिए कि एक दिन वह काल बन जाता है। यानी कि अगर सांप को दूध पिलाएंगे तो हो सकता है एक दिन आपको क्या कर ले। ये इतिहास गवाह है, आज से नहीं,
ये जो अलकायदा था इसको दूध पिलाने का कार्य अमेरिका ने ही किया था और रूस के खिलाफ खूब हथियार दिया, और बाद में जब सत्ता पा लिया अलकायदा तो अमेरिका को ही आंख दिखाया और हजारों लोगों को क्या किया, मार दिया। तो ये आपका माने संभव है, ये माने स्थितियां बदलती रहती हैं। अगला देखिए भाई, दूसरा देखिए आपका प्रियम्बल में मौलिक स्वतंत्रताओं एवं मानवीय अधिकारों, उनकी प्रतिष्ठा तथा व्यक्ति एवं पुरुषों एवं महिलाओं के समान अधिकार, छोटे तथा बड़े राज्यों की समानता आदि के प्रति अपनी आस्था पुनः प्रकट करते हैं। यानी कि 51 देश जब जुटे और यूएनओ का प्रियम्बल बन रहा था तो 51 देशों ने ये समझौता किया कि हम अब क्या करेंगे आगे, तो मौलिक स्वतंत्रताओं को बनाए रखेंगे। तो मौलिक स्वतंत्रताएं क्या हैं, फंडामेंटल फ्रीडम क्या है, तो बताइए, संविधान से भी जोड़ते रहिए। फंडामेंटल जो स्वतंत्रताएं हैं वह हमारे संविधान के किस पार्ट में दी गई हैं, 3 में। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, लोगों के अधिकार हैं, इनकी हम रक्षा करेंगे, बनाए रखेंगे। मानवीय अधिकारों को बनाए रखेंगे, यानी कि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे। तो ह्यूमन राइट्स होता क्या है, और आपका इस समय बस लोग चिल्ला रहे हैं मानवाधिकार मानवाधिकार, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि अफगानिस्तान में जाकर मानवाधिकार का क्या करे संरक्षण। तो देखिए ह्यूमन राइट समझिए एक लाइन भाई, क्योंकि संविधान से भी हमें जोड़कर चलते रहना है ताकि एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार होता रहे। किसी मानव के विकास के लिए जो राइट आवश्यक है उसे ह्यूमन राइट कहा जाता है। आपका इसी में से कुछ राइट या अधिकार ऐसे हैं जो मानव के सर्वांगीण या होल या संपूर्ण या चतुर्दिक विकास के लिए केवल आवश्यक ही नहीं, निसेसरी ही नहीं, कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। और जो इन अधिकारों में अनिवार्य अधिकार हैं, उन्हीं अधिकारों को हमारे संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के रूप में रखा गया है। अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी तो जोड़ता जा रहा है फंडामेंटल राइट, उसका भी आपको याद करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये जो ह्यूमन राइट हैं ये तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, तो वह भाग 3 के किसी न किसी आर्टिकल की व्याख्या करके और उस आर्टिकल में उस अधिकार को क्या करता जा रहा है, समाहित। ज़्यादातर जो व्याख्या की गई है 19 की गई है और 21 की। किस किस अनुच्छेद में ज़्यादा अधिकार हैं, आपका 19(1)(a) और आपका 21। तीसरा देखिए, उसकी प्रतिष्ठा यानी कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो गरिमा है उसको कायम रखा जाए। अगला इसमें है कि पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। तुरंत आपका ये यानी कि मेल और फीमेल को इक्वल आपका राइट दिया जाए, तो तुरंत पूछेगा कि क्या भारतीय संविधान में, अब 3-4 जगह से कोरिलेट करना है आपको। एक तो हमें यूएनओ चार्टर से करना है कि क्या यूएनओ चार्टर में स्त्री और पुरुष को समान रखा गया है। और अभी हमने आर्टिकल भी बताया किस अनुच्छेद में बराबर रखा गया, रटिए 8, 5 नहीं भाई 8। कौन सा अनुच्छेद, फिर एक बार समझिए, लोग गलत बता दिए तो फिर। अनुच्छेद 1 में उद्देश्य, 2 में प्रयोजन, 3 में मूल सदस्य, 4 में नए सदस्य, 5 में निलंबन, 6 में निष्कासन, 7 में अंग यानी कि आपका मुख्य अंग और इत्यादि 6 अंग हैं, और 8 में स्त्री और पुरुष के बीच क्या, समानता।
तो तुरंत आर्टिकल में जोड़िए भारत में। तुरंत दिमाग घूमना चाहिए कि क्या भारत में स्त्री और पुरुषों के प्रति समानता की बात की गई है कि नहीं की गई है। किस आर्टिकल में? 14 में। क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ वित्त के समता का क्या करता है? प्रावधान। यानी कि जो कार्य पुरुष कर सकता है महिला भी, मंदिर हुआ इत्यादि हुआ। आपने शनि सिंगड़ापुर मंदिर से लेकर तमाम मंदिरों को देखा जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्टिकल 14 है और समता का अधिकार है। सबसे अच्छा उदाहरण तो आईपीसी की धारा 497 है, जो आपका बराबरी को क्या करती थी? वायलेट। तो आगे बताया जाएगा। देखिए भाई, आपका अगला है कि छोटे तथा बड़े राज्यों आदि के प्रति समानता के प्रति पुनः आस्था व्यक्त किया जाए। यानी कि चाहे कोई देश छोटा हो, कोई देश बड़ा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको समानता का हक होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बड़े राज्य हैं तो छोटे राज्यों को दबा दें, लेकिन ये होता नहीं है। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हमेशा डरवाते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, डरवाते रहते हैं, वो अलग बात है। तीसरा देखिए भाई, तीसरा उद्देश्य आपका उद्देश्य का चल रहे हैं प्रस्तावना में, ऐसी दशाओं को स्थापित करने का निश्चय करते हैं जिनमें संधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोतों से उत्पन्न उत्तरदायित्वों का आदर तथा न्याय दिया जा सके। इसका मतलब कि विश्व में ऐसी कंडीशन बनाने का हम संकल्प लेते हैं कि जो विश्व स्तर पर संधि होगी इत्यादि होगा, उसका संधि को माना जाएगा और न्याय की या जस्टिस की हम लोग क्या करेंगे? विश्व में स्थापना। तो न्याय की स्थापना करने की सारी जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है जबरदस्ती, चाहे वह अरब समाज हो, इराक हो, सीरिया हो, जहां अफगानिस्तान हो, जहां है सेना भेज देता है, लेकिन ये नहीं जानता कि हर एक जगह काम नहीं आएगी सेना। आपका लोकल लोग भी काम आते हैं और यही लोकल लोग उसकी सेना को क्या किया? अफगानिस्तान से भगा दिया। उसका एक और कारण मैं बता दूं, मुख्य कारण ये भी रहा, धर्म युद्ध का इसे रूप दिया गया अंदर अंदर, और धर्म युद्ध का रूप देकर ये कहा गया कि अमेरिका आया है तो आप सभी धर्म के लोग एक हो जाएं, चाहे भले विरोधाभास हो, और इस अमेरिका को अफगानिस्तान से क्या किया जाए? बाहर। तो धर्म का मामला बड़ी तेज आपका दिमाग पर स्ट्राइक करता है भाई, यानी कि दिमाग पर बड़ी तेज असर डालता है। मैं बता दूं, सबसे तेज डालता है। और आप देख ही रहे हैं धर्म के नाम पर विश्व में क्या क्या हो रहा है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट देखिए, चौथा आपका प्रस्तावना में क्या कहा गया है? सामाजिक उन्नति तथा अधिक विस्तृत क्षेत्र में जीवन के उच्चतर स्तर को बढ़ावा देना। यानी कि सोशल या सामाजिक रूप से प्रगति हो, लोग आपस में मिले जुले और विस्तृत क्षेत्र में जीवन स्तर को बढ़ाया जाए, यानी कि लोगों के रहन सहन में क्या लाया जाए? बदलाव, और उनका स्टैंडर्ड क्या किया जाए? ऊंचा। ये चार आपका क्या हुए? आपका ये जो चार हमने बताया ये प्रियम्बल थे। इसके बाद आपका अनुच्छेद 1 चलना है, और अनुच्छेद 1 पिछली बार पूछा भी गया है। जो अनुच्छेद 1 में यूएनओ के उद्देश्य या प्रयोजन या लक्ष्य या परपद दिया गया है, तो क्वेश्चन ये बना था कि यूएनओ का प्रयोजन, यूएनओ का उद्देश्य किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अब तो गलत ना हो, 4 बार बताया जा चुका। किस आर्टिकल में परपद दिया गया? 1। अब प्रिंसिपल 2। तो पहले 1 देखा जाए, देखिए ध्यान से।
अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यूएनओ किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है, ये सबसे पहले आपका आर्टिकल 1 में दे दिया गया है और 4 लक्ष्य दिए गए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यूएनओ का निर्माण किया गया। चारों लक्ष्य देखिए कह करके। पहला है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना तथा आक्रामक प्रवृत्तियों को कंट्रोल में रखना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहला लक्ष्य यूएनओ का ये है कि विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनी रहे, यानी कि डिस्टरबेंस विश्व स्तर पर न हो और जो आक्रामक प्रवृत्तियां हैं कि कहीं भी कोई भी देश दूसरे देश पर जब चाहे तब हमला कर दे, अटैक कर दे, इस प्रवृत्ति को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तुरंत क्वेश्चन उठाना है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राइमरी जिम्मेदारी या प्राथमिक जिम्मेदारी, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? ये क्वेश्चन जीएस में भी आ चुका है, आईएएस में भी आपका और लॉ में भी। गलत न होइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल की है, सुरक्षा परिषद की है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। ये तो याद रखिए, बताया जाएगा अगर सुरक्षा परिषद कौन कौन क्या है। इसके बाद किस आर्टिकल में यूपी में पूछा है? आर्टिकल भाई कुछ तो 50-60 याद ही रखना पड़ेगा, तो आर्टिकल 24 एक बार 3-4 बार ये चलता रहेगा। तो किस आर्टिकल में सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मेंटेन रखेगा? तो यूएनओ चार्टर के किस आर्टिकल में? 24 रट कर जाइएगा। किस आर्टिकल में? हाँ 24। अगला ये आक्रामक, हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है वो भी, यदि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल अपनी इस प्राथमिक जिम्मेदारी को नहीं निभाता तो क्या जो जनरल असेंबली है, आम सभा है, महासभा है या सामान्य सभा कहिए, क्या वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्यवाही कर सकती हैं कि नहीं कर सकती है? आगे बताया जाएगा। वो प्रस्ताव संख्या तो तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, वहाँ से भी आपका बताया जाएगा डिटेल में। अगला देखिए भाई आपका प्रयोजन, दूसरा प्रयोजन देखिए, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। यूएनओ स्थापना का दूसरा उद्देश्य ये है, प्रयोजन ये है कि यूएनओ ये प्रयास करेगा कि देशों के बीच फ्रेंडशिप बनी रहे, यानी कि आपका मैत्रीपूर्ण संबंध क्या रहे, बना रहे, कटुता न हो। तीसरा देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी यूएनओ कोई कार्यवाही करे तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व के प्रत्येक देश का ये कर्तव्य होगा कि वह इस कार्यवाही में यूएनओ को सहयोग प्रदान करें। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आपको बताना है, देखिए ध्यान से। क्योंकि यूएनओ की स्थापना राज्यों ने समझौते के आधार पर की है, तो ऐसी दशा में यूएनओ के पास कोई अपनी सेना नहीं है। अगर कोई राज्य बदमाशी करता है
या किसी दूसरे पर आक्रमण करता है तो यूएनओ अगर कार्यवाही करना चाहता है तो यूएनओ के पास तो कोई सेना है नहीं, तो आखिर यूएनओ के पास सेना कहाँ से जाती है? तो यूएनओ करार करता है देशों से, और प्रत्येक देश अपनी क्या भेजता है? सेना। लेकिन सेना भेजने के लिए देश बाध्य नहीं है। तो ज़्यादातर जो सेनाएं हैं अमेरिका देता है, फ्रांस दिया, ब्रिटेन दिया इत्यादि देते हैं, लेकिन भारत जल्दी नहीं देता विवादित मुद्दे में। लेकिन आपका जहां शांति स्थापना करनी रहती है जैसे सोमालिया इत्यादि में, वहां भारत ने अपने शांति सैनिक भेजे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत के सैनिकों ने काफ़ी अच्छा काम सोमालिया इत्यादि देशों में किया। भाई यानी कि करार द्वारा भेजा जाता है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो सहयोग लास्ट देखा जब भाई आपका चौथा उद्देश्य सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और पुष्ट किया जाए। इसका मतलब कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और ह्यूमन जो क्षेत्र हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, यानी कि लोग एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हों, आपका आपस में मुक्त व्यापार हो, यानी कि व्यापार में कोई रोक टोक न हो। तो आपका WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बताया जाएगा आगे। और इस प्रकार आपका ये जो 4 पॉइंट रहे, आपका 4 उद्देश्य रहे, ये समाप्त हुआ। तभी आपका 10 मिनट बाद क्लास चलेगा एविडेंस का भाई, क्योंकि 11 बज गया तो 11:10 पर क्लास शुरू होगी एविडेंस की। कल भी अभी लेक्चर चलेगा, क्योंकि ये तो भाई 15-20 मिनट में लिखवा दिया जाएगा। तो कल भी आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का लेक्चर चलेगा, और हो जाए कल लेक्चर तो परसों एक ही बार लिखवाया जाएगा। कल आपका अनुच्छेद 2 पढ़कर आइएगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 से कई मॉडल बनते हैं आर्टिकल 2 से। तो आर्टिकल 2 में थोड़ा समय लगता है, इसके बाद समय कम लगता है।